काशीराम जी तो रोपर के रहने वाले थे, वहाँ क्यों आंदोलन सफल नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में क्यों सफल हो गया? क्या राज है? गुरबानी में तो साफ साफ लिखा है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौ मंदे। अब इस 4 लाइनों में पूरा का निचोड़ है। अगर ये हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने के बाद इस पर प्रैक्टिकली रूप पे काम भी करना चाहिए। ठीक है ना? आपने बोला कि गुरुद्वारे अलग हैं, कहीं हो गए, लेकिन अब लोग सचेत हो रहे हैं। आज की डेट में अपने लिए ही प्रायोरिटी है, ना समाज के लिए प्रायोरिटी है, ना देश के लिए प्रायोरिटी है। हमारे आज के जो नेता हैं, जो किसान आंदोलन है डॉक्टर साहब, मुझे तो ये लगता है कि देश की गवर्नमेंट जो चल रही है वो इनको कुचलना चाहती है। रेहड़ी फड़ी का काम है, फ्रूट का काम है, राजमिस्त्री का काम है, छोटे छोटे काम है, बड़े बड़े काम है, सभी यूपी बिहार के लोग हैं जो कंट्रैक्ट वो ही लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मंगूराम मंगोलवालिया साहब ने इतने टेलीग्राम किए कि बाबा साहब को अछूतों का नेता मानना पड़ा। पंजाब 5 नदियों का सूबा, ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता से लेकर अब तक का अनवरत इतिहास। पंजाब ने कई त्रासदियाँ देखी हैं। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से जितने इन्वेडर्स आए वो पंजाब से होते हुए आए, इसलिए पंजाब के लोग बहुत योद्धा होते हैं। आज़ादी के समय विभाजन की त्रासदी, ये भी इतिहास गवाह है। भयानक त्रासदी, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग पाकिस्तान से पंजाब आए और पंजाब से और देश के अन्य सूबों से पाकिस्तान गए। पंजाब वामपंथी आंदोलन का केंद्र भी रहा है और पंजाब में बाबा साहब का भी आंदोलन चला। 1951-52 के पहले लोकसभा चुनाव में लुधियाना, जालंधर, पीजीडीवी कॉलेज, तमाम जगहों पर उनके भाषण हुए। अम्बेडकर नामा में मैं आपको सुना चुका हूँ। आज चर्चा होगी पंजाब के ऊपर। बहुत ही डाइवर्स कल्चर है वहाँ पे और बहुत सारे लोग पंजाब के विदेश में भी रहते हैं, तो इसलिए मेहनतकश लोग हैं, खेती है, बिजनेस है और एनआरआई भी हैं। समृद्ध सूबा है। इसके बाद 80 के दशक में आपने खालिस्तान आंदोलन भी देखा। सब कुछ वहाँ पे आप देख सकते हैं। इतिहास एक पूरी लंबी परंपरा है। अभी हाल ही में पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया और 30 दिसंबर को एक बड़ा सफल पंजाब बंद का आह्वान हुआ। पंजाब सूबा में देश की सबसे ज़्यादा दलित आबादी है, लेकिन मुझे लगता है कि अन्य प्रदेशों में जिस तरह से जाति की विभीषिका है, जिस तरह से दमन है, जिस तरह से भेदभाव है, शायद मेहनतकश लोग होने की वजह से, खेती बाड़ी करने की वजह से, श्रम प्रधान प्रदेश होने की वजह से जाति की वो विभीषिका पंजाब में कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, कम है। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको आंकड़े दिख जाएंगे। आज इस एपिसोड में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ पंजाब में दलित आंदोलन क्या था, इतिहास, वर्तमान और भविष्य क्या होगा, और पंजाब में किसान आंदोलन। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे साथ फ़कीर चंद जसल साहब हैं। इनके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ। अम्बेडकर ऊर्जा भवन चलाते हैं। अभी उन्होंने ज़मीन लिया है जहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे और इसके लिए फ़ंड जुटाने के अभियान में लगे हुए हैं। जैसे बाबा साहब इमारत फ़ंड के लिए 14 साल तक अभियान चलाया है। सुमन साहब हैं, साहित्यकार हैं हमारे साथ। इन दोनों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पंजाब में चल क्या रहा है। सबसे ज़्यादा आबादी होने के बावजूद दलित राजनीति वहाँ पे सफल नहीं हो पाई। काशीराम वहीं के रहने वाले थे, रोपर के रहने वाले थे। तो पूरा संदर्भ में पहले दलित आंदोलन पर चर्चा करेंगे, फिर किसान आंदोलन पर आएंगे। स्वागत है आप सभी का जी। जय भीम। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। चलिए जसल साहब आप पहले शुरू करें, तब सुमन साहब साहित्यकार हैं, जरा साहित्यिक दृष्टिकोण से भी समझेंगे जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि पंजाब के लोग बहुत ही आंदोलनकारी लोग हैं। जो त्रासदी आपने बताई है, ये इसलिए त्रासदी है पंजाब की कि जो हमारी जो भक्ति लहर की परंपरा है, जिसने हमें एक बहुत ही
उत्तम विचारधारा दी है जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज जी है। जी जी जी, वो कहना मैं भूल गया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक इतिहास का पड़ाव वो भी है। वो श्री गुरु ग्रंथ साहब बनाने से पहले जब उन्होंने आदि ग्रंथ बनाया 5वें पातशाह जी ने, तो उनको तत्ती तवी पे बिठाकर शहीद किया गया। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि भारत के पहले कम्युनिस्ट थे। तो जो आप बोल रहे हैं कम्युनिस्ट, जो गुरबाणी है ये नास्तिक है। एक लाइन में क्वेश्चन है, दूसरी लाइन में आंसर है। सर जी। तो बाबा साहब भी इसीलिए पंजाब में आए थे सिख बनने के लिए 11 अप्रैल 1936 को। तो वो सेपरेट इशू है। तो जो आपने बोला कि जो पंजाब में वर्ण अवस्था इंडिया में थी, उसको ख़त्म करने के लिए भक्ति लहर आई थी, जो 1170 से शुरू होकर 1699 में उसने लास्ट रूप लिया, जो सिख बने। जी जी, 5 प्यारे सजे। 5 प्यारे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर अपने मंडी तलवंडी साहबों में, तो वो गुरु ग्रंथ साहब उन्होंने दिया। आदि ग्रंथ के अंदर वो 9वें पातशाह जो श्री गुरु तेग बहादुर है, जिनका चांदनी चौक में शीश कटा था, शहीद हुए, जनेऊ ना उतरे। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है उनको मालूम है कि हमारे अगेंस्ट जो लिखा हुआ है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब में है। चाहे कबीर जी, चाहे सतगुरु रविदास महाराज जी, नामदेव जी, गुरु नानक जी, जितने भी भक्ति लहर के वो रहबर हैं, उन्होंने ये जात पात के विरुद्ध लिखा है। और उनकी जो मेन लड़ाई थी वो थी धर्म के ठेकेदार और उस समय के हाकिम जो राजे थे। तो सारी उन्होंने जैसे में आवे खस्म की बानी तैसड़ा करी ज्ञान में लालो। लालो कौन है? लालो एक कीर्ति है, मजदूर है। तो वो भागों के घर नहीं गए, मलक भागों के घर नहीं खाना खाया उन्होंने, एक मजदूर के घर खाना खाया गुरु नानक जी ने। जी जी जी। तो इसलिए इस आवाज़ को ख़त्म करने के लिए जहाँ बंगाल है या फिर पंजाब है, डिवीज़न इनकी हुआ है। कभी भी आंदोलन स्टार्ट होगा या पंजाब से होगा या बंगाल से होगा। तो जब ये चिंगारी लग जाती है तो फिर सारा इंडिया मूवमेंट में आ जाता है। तो अब भी जैसे आप बोल रहे हैं कि दलित आंदोलन भी जो शुरू हुआ, तो बाबा साहब से पहले बाबा साहब को लीडर बनाने वाले वो पंजाब के मंगू राम मुगोवालिये है, जिन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब सर्वे के लिए बोला कि छूतों का लीडर मैं हूँ, तो गांधी बोलता नहीं तो आप नहीं हैं, मैं हूँ। तो फिर जब सर्वे हुआ तो मंगू राम मुगोवालिया जो पंजाब में थे, उन्होंने इतने टेलीग्राम दे दी कि गांधी हार गया और डॉक्टर अम्बेडकर छूतों के लीडर बने। तो इसलिए पंजाब की मूवमेंट जो है, जब लैंड का भी लिया उन्होंने अधिकार, बाबा साहब भी जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आए, तो तब आद मिशन मूवमेंट जो है, आद धर्म मिशन जो है, वो मंगू राम मुगोवालिया ने चलाया। हमारी भी यात्रा जब 26/2/2023 को अनखिज गाँव आज़ादी पहुँच स्टार्ट की, तो मंगू राम मुगोवालिया के गांव से की थी। तो दलित आंदोलन भी वहाँ से ही शुरू हुआ। जैसे आप कहते हैं कि वहाँ के लोग, सरकार नहीं बनती, घनश्याम वहाँ के थे, ऐसी कोई बात नहीं, सरकार नहीं बनती, लेकिन जो लोग हैं, प्रेशर ग्रुप भी तो रहना चाहिए। हाँ, प्रेशर ग्रुप जो है वो पहले तो काम करता है, जब इलेक्शन आती है तो बिक जाता है। तो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मंगू राम मुगोवालिया साहब ने इतने टेलीग्राम किए कि बाबा साहब को अछूतों का नेता मानना पड़ा। लेकिन बाबा साहब आद धर्म में नहीं गए, स्वीकार नहीं किए। उनके साथ मंच शेयर किए, लेकिन आद धर्म स्वीकार नहीं किए। क्यों? क्या कारण था? कुछ आइडिया है? जो आप बोल रहे हैं 1931 में जब सर्वे हुआ था, तो उसमें आद धर्म मिशन का कॉलम है। हाँ। 1932 में गांधी की जो मंशा थी, जो पूना पैक्ट हुआ, उन्होंने बोल दिया कि हम तो रिजर्वेशन उनको देंगे जो हिंदू लिखेगा। तो हमारे लोगों को अपना धर्म भूल गया,
हम वो बाबा तो साहब उसके खिलाफ बहुत लिखे हैं और वो सत्य है, इसीलिए धर्म से आरक्षण का कोई लेना देना नहीं था। धर्म मिशन था, वो धर्म नहीं था। अच्छा, मिशन था। मिशन था, धर्म मिशन। और मंगूराम मंगोवालिया ने जो पूरा पुराना पंजाब था, पाकिस्तान लेकर, वहाँ पाकिस्तान में लेकर, वहाँ उनके पेड वर्कर रखे हुए थे। क्या बात है। हाँ, स्कूल चलाते थे, उन्होंने एमएलए भी बने। तो 9 एमएलए उन्होंने पहले 1937 में उनके बने, उनके पार्टी के। तो ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जब बाबा साहब की तरह लोग सोचते नहीं हैं कि समाज हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। उन्होंने कहा था ना कि अगर मेरे हित में और देश के हित में टकराव होगा तो मैं देश के हित को प्रायोरिटी दूंगा, लेकिन देश के हित में और समाज के हित में टकराव होगा तो मैं समाज को प्रायोरिटी। लेकिन आज की डेट में अपने लिए ही प्रायोरिटी है, ना समाज के लिए प्रायोरिटी है, ना देश के लिए प्रायोरिटी है। हमारे आज के जो नेता हैं, तो बाबा साहब की जो सोच है, अगर आप बाबा साहब की बात करते हैं तो अगर वाणी में हम जाएं, वाणी में हम जाएंगे तो बाबा साहब की लाइफ आपको पता चल जाएगी कि गुरबानी क्या बोलती है। वो कंटिन्यूएशन है एक तरीके से। हाँ, बाबा साहब जो हैं वो बुद्धा से लेके और रविदास, कबीर, गुरबानी, गुरु साहब और तमाम फूले, ये सब पूरा कंटिन्यूएशन है। कंटिन्यूएशन जी। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी है, गुरबानी कबीर जी की, नामदेव जी की, जो गुरुओं की वाणी है, वहाँ से पहले जो वेद शास्त्र थे वो लिखवाए गए थे, ये लिखे नहीं गए थे। ये जो वाणी है उन लोगों की वाणी है जिन्होंने पूरे माया को त्याग दिया। माया नहीं चाहिए हमें, इसीलिए उन्होंने राजू को। सुमन साहब से एक सवाल लेते हैं। आप तो साहित्यकार हैं और गुरुबानी जो है पूरा मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई की है, और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के शोषण के खिलाफ है, वो शोषण के खिलाफ है। लेकिन बाबा साहब भी बीच में आया कि सिख धर्म स्वीकार करेंगे, 36 में गए थे जैसा कि अभी जस्सा साहब ने कहा, लेकिन 40-42 तक आते आते वो सिखिज्म से मुड़ जाते हैं। और ये भी कहते हैं कि भाई समझ में आया कि सिखिज्म में भी जाति व्यवस्था है। तो जो धर्म जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हुआ, और वो पूरा जाटों का एरिया है, जट सिख हैं और नॉर्मल जट हैं जो कि मेहनत कश लोग हैं, खेत में काम करने वाले लोग हैं, तो उनमें फिर जाति व्यवस्था कैसे घर करेंगे? बाबा नानक ने बोला था बाबर से, बाबर बानी में वो हम पढ़ते हैं सभी, खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, एती मार पे को लाना तय की दर्द न आया। तो जब हम बाबा नानक की बानी को समझने की कोशिश करते हैं तो वो पूरे समाज को, पूरे आम मनुष्य के लिए उन्होंने ये अपना जो अभियान चलाया था, उदासी की उन्होंने। तो बात ऐसा है कि गुरु नानक जैसे फ़कीर ने, गुरु ने ऐसे जो तख्त हैं उनको भी ललकारा, और उन्होंने जो पूरा साथ दिया, भाई लालो का साथ दिया, ऐसे लोगों का साथ दिया जो गरीब थे, जो किरत करते थे। तो हमारे जो पंजाब में भी हम देखते हैं, जो सिख धर्म में देखते हैं, तो कबीर जी से लेकर रविदास जी से लेकर बाबा नानक जी से लेकर सभी किरत की जो है बात करते हैं, किरत कमाई की बात करते हैं। तो किरत करने वाले वो लोग हैं जिनको वर्ग और वर्ण व्यवस्था में उलझा दिया गया है। तो हमारे पंजाब में भी ऐसा ही है। बोलते हैं कि पंजाब में, लेकिन और स्टेटों से कम है। वो मैंने कहा इंट्रोडक्शन। जी जी, वो उनसे कम है, पर फिर भी जब हम ग्राउंड लेवल पर जाते हैं तो हमें वो समझ आता है कि उसमें जो लोग लैंड से जुड़े हुए हैं, जिनके पास बहुत सारा ज़मीन है, वहाँ गुरुद्वारा भी जातियों के अलग अलग हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसा। उसमें क्या हुआ है कि जो बड़े लोग जैसे बोलते हैं वो जाते हैं अपने गुरुद्वारे में जाते हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीब किरती लोग हैं, उनको वहाँ जाने नहीं देते। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो अपना बना लेते हैं। बहुत सारे ऐसे गुरुद्वारा साहिबान हैं वहाँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे गांव हैं हमारे जहाँ एक ऐसे आंदोलन चल रहा है कि नहीं, एक ही
गुरुद्वारा साहब होना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा है कि हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब की जो बानी है वो हमें ये सिखाती है कि नहीं, वर्ण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो लोग बटे हुए हैं वो ऐसा करते हैं। हमारा एक गीत है जिसका मुखड़ा है, शीशे दे वल देख ना होवे, शीशे दे वल देख, झल ना होवे सेक अमड़िए, झल ना होवे सेक। जो ये शीशा है वो जब हम पूरे भारत का, जो पंजाब का, जो पूरे स्टेट्स का शीशे में देखते हैं, अक्स देखते हैं, तो हमें देखा नहीं जाता उसमें क्या क्या हो रहा है। अगर हम देखें तो उसमें कैसे कैसी क्रूर बातें हो रही है, मनुष्य को मनुष्य लड़ाया जा रहा है, धर्म के ऊपर, वर्ग के ऊपर, तो उनके जो हक है वो छीने जा रहे हैं। औरत की जो दुर्दशा हो रही है वो हमारे सामने है। तो ये सारी बातें हैं जो एक मनुष्य को चाहती, बोलती है, उसे उठाती है कि आप संघर्ष करो, आप जुड़ो और आप पढ़ो। और उस सब में एक और गुरबानी में जो संदेश था जी। कई लोग मतलब उसका उल्टा काम कर रहे हैं अभी, ये कहने का मतलब है। देखो जो गुरबानी में संदेश है वो तो स्पष्ट है, लेकिन जो लोग उनको मतलब तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं ये उनका है कि उनको पेश कैसे करते हैं। मैं थोड़ा सा अगर मुझे जैसे जोर कि से अभी, बोलिए। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा गुरबानी में तो साफ साफ लिखा है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौ मंदे। अब इस 4 लाइनों में पूरा पूरे दर्शन का है। पूरा का निचोड़ है। अगर ये हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने के बाद इस पर प्रैक्टिकली रूप पे काम भी करना चाहिए। ठीक है ना। आपने बोला कि गुरुद्वारे अलग हैं, कहीं हो गए, लेकिन अब लोग सुचेत हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब लोगों को पता चल गया है इस कोटेशन के बारे में कि अगर श्री गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा है, हम फिर पढ़ते ही हैं, इस पे प्रैक्टिकली काम क्यों नहीं करते हम। चलिए, वैसे पंजाब के लोग शिक्षित समुदाय के लोग होते हैं और चूंकि विदेश आना जाना ट्रैवलिंग बहुत रहा, इसलिए बहुत सारे सोशल रेस्ट्रिक्शंस ऐसे भी टूट गए, है ना। आना जाना रहना खाना का सोशल रेस्ट्रिक्शन वैसे भी टूटे। वैसे डॉक्टर साहब मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जैसे आप कहते हैं कि वो कैसे जात पात पे आ गए, गुरबानी नहीं आई, फॉलोअर कोई भी माड़ा हो सकता है, गुरबानी नहीं आई, मैं तो कह ही रहा हूँ। नहीं, लेकिन फॉलो करने वाले तो माड़े हो सकते हैं। आर्य समाज का मूवमेंट भी वहीं रहा, वहाँ रहा। तो मैं आपको ये बोलता हूँ, गुरुओं ने गुरबानी दी है, उसमें दोष नहीं है। अगर मेरे में गुण नहीं है तो माड़ा तो मैं हूँ, मुझ में है। तो मेरे कहने का अर्थ है ये है कि लोग जो फॉलो नहीं करते वो माड़े हो सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा, दिक्कत नहीं है, गुरबानी में दिक्कत नहीं है, संविधान में दिक्कत नहीं है, गुरुओं की दिक्कत नहीं है, वहाँ गुण चाहिए। अगर सतगुरु रविदास, सतगुरु नामदेव, सतगुरु कबीर महाराज की बानी है वहाँ, तो किसी वेद शास्त्र में क्यों नहीं है। चलिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर को जब संविधान सौंपा था, उसमें कहा था उन्होंने कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, ये उसको लागू करने वाले लोगों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर लोग खराब रहे तो अच्छा संविधान भी खराब ही होगा, अगर लोग अच्छे रहे तो बुरा संविधान भी अच्छा होगा। ये उन्होंने कहा था। एक बात बताइए, और फिर उसके बाद किसान पे आता हूँ। कांशीराम जी तो रोपर के रहने वाले थे, वहाँ क्यों आंदोलन सफल नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में क्यों सफल हो गया, क्या राज है? आप तो उनको नज़दीक से देखे होंगे। मैंने देखा नहीं, मतलब आंदोलन आपने देखा होगा। आंदोलन तो सुना है हाँ। कि आंदोलन जब उन्होंने DS4 बनाया तब आंदोलन स्टार्ट हो गया था जी। तो असली आंदोलन तो उन्होंने जो OBC को रिजर्वेशन लेकर दिया, मंडल कमीशन, वो था। प्रॉब्लम क्या है कि जो कांशीराम पंजाब में लहर चलाना चाहते थे, तो पंजाब के लोगों को लगा कि मायावती जो है वो इस मूवमेंट पे हावी है। अच्छा। तो कांशीराम जी को चीटिंग करके वो सारी रिपोर्टिंग मायावती को करते थे। तो कांशीराम को भी लगा कि जहाँ लोग ये तो गुरबानी की तुक है, अगर आपको घर वाले तब तक नहीं मानेंगे आपको जितनी देर बाहर के लोग आपको नहीं कहेंगे कि ये हमारा नेता है।
तो गुरु नानक देव, सतगुरु रविदास सभी उनके भी जो पेरेंट्स थे उन्होंने नहीं माना। तो तभी मानते हैं जब लोगों के लिए काम होता है। तो कांशीराम का भी जब पता चला, कांशीराम तो गांव में नहीं था, 10 साल तो पहले उन्होंने महाराष्ट्र में चलाना चाहा, पुणे में काम किए, काम किया, नहीं कामयाब हुए। फिर पंजाब में आए, पंजाब में भी लहर बहुत चली, गांव में चली, लेकिन पंजाब के नोट से यूपी की वोट लेकर वहाँ गवर्नमेंट बन गई। लेकिन ये नहीं, बहुत बड़ा राज है इसमें, कहीं फिर बताएंगे आपको कि पंजाब में गवर्नमेंट क्यों नहीं बनी। पंजाब में सेक्रीफाइस 20 बच्चे जंग जूथ 92 में जब अकालियों ने बाइकआउट किया तो उन्होंने गोली खाई, मरे हैं, सेक्रीफाइस हुआ। तो वहाँ का गवर्नमेंट कैसे बन गई। चलिए अब आते हैं किसान आंदोलन पर। किसान आंदोलन देखा 20 में जो चला और तमाम इसमें मतलब बहुत दिनों तक चला, 700 किसान तकरीबन शहीद भी हुए। लंबे समय तक किसान आंदोलन चला और अभी 30 दिसंबर को भी किसान आंदोलन पूरा पंजाब बंद था। एक तो सवाल यह है कि किसान आंदोलन का भविष्य कैसे देखते हैं, और पंजाब में ही इतनी ज़्यादा हलचल है जबकि भारत कहते हैं कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है। मैंने डिमांड्स में भी सोशल मीडिया पर जो पढ़ा, मैंने पढ़ा कि उसमें इस बार आदिवासियों के भी डिमांड रखे गए थे, लेकिन क्या दलितों के डिमांड नहीं थे उसमें। तो क्या किसान ये समझ के चलते हैं कि दलित हमारे साथी हैं सब, और दलित भी वहाँ किसान हैं, खेतिहर हैं, खेत है, ज़मींदारी उनकी कुछ है वहाँ, लैंड वगैरह। और किसान आंदोलन के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? पहले सुमन साहब आपसे। जी, जैसे हमारे यहाँ पंजाब में जो किसान आंदोलन हुआ तो पूरा बंद रहा पंजाब, उसमें पंजाब का क्या नुकसान हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है, ये तो सोचने की बात है। तो किसान आंदोलन ये तो है, लेकिन उसमें जब हम देखते हैं, जब पूरा पंजाब देखता है, पूरा भारत देखता है, तो अब का जो किसान आंदोलन है, क्या उसमें संगठन है जो बाकी वो क्या कर रहे हैं, ये सोचने और देखने वाली बात है। इसका मैं नहीं कहता कि फेल कैसे है, जहाँ उसमें क्या है, जहाँ सरकारें जीत जीती है, अगर जीत जीती है तो उसका जो फ्रूट है, जो फल है, क्या मिला है, ये भी सोचने वाली बात है। दूसरी बात और ये है कि अगर ये सभी जितनी भी किसान जो संस्थाएं हैं वो कब किस बात पर एकजुट होगी। जैसे पहले 20 में जो हुआ, 21 में जैसे सारा आंदोलन हुआ, उसमें बड़ी जीत हुई, लेकिन हम इसको भी देखते हैं कि वहाँ जब आंदोलन ख़त्म हुआ था तो उसमें गारंटीज जैसे आई, क्या वो मिली? वो तो पुराने डिमांड में आ रहा है, डिमांड में आ रहा है। तो एक तो ये बात है। एक दूसरा है कि अब कितनी किसान जो जथेबंदी बन गई है, कुछ जैसे डल्लेवाल साहब है वो बैठे हैं, मरण वर्त पर बैठे हैं, सरकार से बात हो रही है, कोर्टों से बात हो रही है, तो ये तो चल रहा है। लेकिन जो यूनिटी है, एकता है, शाह मुहम्मदा एक सरकार बाजों फौजां जित के अंतरों हारियां ने, जो एकता हैगी है तो ਉਹਦੀ ज़्यादा ज़रूरत हैगी है इन्हां अंदोलनां ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ। जसल साहब, दलित आंदोलन और किसान आंदोलन का भविष्य पंजाब में क्या देख रहे हैं और भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? जो किसान आंदोलन है डॉक्टर साहब, मुझे तो ये लगता है कि देश की गवर्नमेंट जो चल रही है वो इनको कुचलना चाहती है। अच्छा। उसकी वजह जो आपको बताया है कि पंजाब की वजह से ही सारा आंदोलन चलता है। जब दिल्ली सिंघू बॉर्डर पे या खनौरी बॉर्डर पे जब बैठ गए वो आकर, तो तब दिल्ली में प्रॉब्लम आ गई। अब उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो देश के नहीं हैं। खालिस्तानी भी कहते रहे, तो आगे नहीं आने देना। तो दिल्ली तो हमारी कैपिटल है, आ सकते हैं सभी लोग। तो पंजाब के किसान को अगर ख़त्म कर देंगे तो देश का किसान ख़त्म हो जाएगा। ये गवर्नमेंट की मंशा है कि यही लोग बोलते हैं इनका आंदोलन को कुचलना है, किसी भी कॉस्ट पे कुचलना है। लेकिन आपको मैं यह बता दूं कि पंजाब की आवाज़ ऐसी आवाज़ है, कभी ख़त्म नहीं होगी। ये सिखों के पीछे से आवाज़ आ रही है,
आपने भी सुना होगा कि एक एक सिख 1.25 लाख से लड़ सकता है। तो ये उनकी परंपरा है। तो हमारे पंजाब के जो 2 नहीं है, अगर आप सिख आंदोलन को जाट से कला लेते हैं, ये ऐसे नहीं है। शेड्यूल्ड कास्ट मैक्सिमम हमारे आंदोलन में, सिख आंदोलन में शहीद हुए हैं। संगत सिंह, भाई जैता जी हमारे मजहबी सिख थे, लेकिन मजहबी तो हमें कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो समझने के लिए संगत सिंह को कलगी तोड़ा दिया जब चमकौर साहब से गुरु जी गए हैं। तो कभी भी पंजाब की आवाज़ को देश की गवर्नमेंट ख़त्म नहीं कर सकती। ये कुछ भी कर ले, कितना भी जुल्म सहलेगी वो। अगर 500 हमारे पेशवा जी को हरा सकते हैं तो ये तो कोई बात नहीं। 500 महार हाँ, कोरेगांव का। तो इसलिए मतलब पंजाब में जो है किसान आंदोलन और दलित आंदोलन साथ साथ चलेगा। अब दलितों के जो मुद्दे होते हैं, मान लीजिए, तो उस पे किसान आंदोलनों का समर्थन रहता है उन्हें। किसान देखो, ये डॉक्टर साहब हमारे एक दूसरे में एक ऐसा चिंगारी गलत डालने की सोच है। हमारे मैक्सिमम लोग तो ने एम्प्लॉय कितने हैं? 1% भी नहीं है। तो काम कहाँ करते हैं? किसान के खेत में काम करते हैं। तो वहाँ तो हमारा रिश्ता है ना। तो कुछ लोग उनके माड़े भी होते हैं। किसानों को आमदनी ज़्यादा बढ़ेगी तो उम्मीद की जाए कि मजदूरों को भी बढ़ेगा। नहीं, नेचुरली अगर आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो दूसरे को भी मिलेगा। तो अगर किसान को पास पैसा नहीं होगा तो हमारे 98% तो लोग खेतों में काम करते हैं ना। अच्छा, ये बताइए, बिहार के बहुत सारे लोग पंजाब में हैं, खेत में काम करते हैं। तो बिहार के जैसे मुझे पता है कि खेत में भी काम करते हैं, फैक्ट्री में भी काम करते हैं, और लाखों लोग वहाँ पे हैं। कैसे वो वहाँ एडजस्ट करते हैं? कैसे लोग देखते हैं? वो लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे जो मशीनरी पहले आई है उससे पंजाबी जो है वो तो सभी फॉरेन में चले गए। जो गरीब लोग थे वो अरब कंट्री में चले गए, दूसरे यूरोप में चले गए या किसी और कंट्री में चले गए। अब जब से आइलेट्स चला तो शेड्यूल्ड कास्ट लोग भी फॉरेन चले गए। तो हमारे जो लोग हैं वहाँ से कौन आएगा? हमारे लोग आएंगे ना। यूपी बिहार से कौन आएगा? तो वो खेत वही संभाल रहे हैं, फैक्ट्री और खेत वही संभाल रहे हैं। पूरे पंजाब का जो काम है, जैसे हम ट्राई सिटी में चले जाएं देखें, तो जो रेहड़ी फड़ी का काम है, फ्रूट का काम है, राजमिस्त्री का काम है, छोटे छोटे काम है, बड़े बड़े काम है, सभी यूपी बिहार के लोग हैं जो कंट्रैक्ट वही लेते हैं। समृद्ध हैं। वहाँ कम मिलता है, वहाँ कुछ मिलता है। वहाँ सरपंच भी मानते हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं। पंजाब में क्योंकि पंजाबियों की तो गिनती नहीं है। और पंजाबी भी बोलते हैं। पंजाबी, हाँ, ये बड़ी बात मैं एक उनके बच्चे स्कूल में करना चाहता हूँ। लुधियाना में तो बहुत बिहार के लोग हैं। नहीं, सभी में है। आपको कहाँ जाता है? सभी में है, एक में नहीं है, सभी में। जो बच्चे हैं अब पंजाब में, जो सीनियर सिटीजन हैं वो बचते हैं, यूथ तो बाहर चले गया, सब कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, हमारे भारतीय जो पंजाबी के बहुत बड़े शायर हुए हैं हमारे डॉक्टर सुरजीत पात्र जी। अभी उन्हें मतलब कि उनका निधन हुआ है पिछले वर्ष में। तो उन्होंने एक कविता लिखी थी, आयानंद किशोर। तो वो गड्डी फट सियालदा आयानंद किशोर, कैसे वो आता है यूपी बिहार से, कैसे आता है और पंजाब में कैसे वो करता है। उसमें ऐसा उन्होंने दर्शाया है कि वो तो पंजाबी पढ़ रहा है, लेकिन जो हमारे वहाँ का बाशिंदा है, जो जट है, जो पंजाबी है हमारा, जो और दलित समुदाय से आता है, वो इंग्लिश पढ़ता है। तो कभी आप वो कविता को सुनिए। बहुत शानदार बातचीत के लिए सुमन साहब हैं, जसल साहब हैं, तमाम हमारे साथी हैं, और ये अम्बेडकरनामा और पोशनामा दोनों पर आप वीडियो देख सकते हैं। दोनों को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया। जय भीम।